जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ यादें, कुछ रिश्ते और कुछ अधूरे सफर हमें वापस वहीं खींच लाते हैं जहां से हमारी शुरुआत हुई थी। आज हम मशहूर लेखक दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित बेहद लोकप्रिय उपन्यास यार पापा का भाग 5 सुनने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा था कि इतने बड़े नामी वकील होने के बाद भी मनोज साल्वे को अपनी लॉ की डिग्री पूरी करने के लिए वापस कॉलेज आना पड़ता है, जहां उसे मिलता है हॉस्टल का वही पुराना कमरा और एक ऐसा रूममेट जिसे पूरा कॉलेज बाबा पवी रंजन के नाम से जानता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर और सुनते हैं कि मनोज, गजेंद्र और मीता की ये दोस्ती और उनके जीवन के ये अधूरे पन्ने अब कौन सा नया मोड़ लेने वाले हैं। अंदर घुसते ही मिश्रा जी ने पवी रंजन की ओर देखा। पवी रंजन ने मिश्रा जी की ओर देखा। कमरे में धुएं को ऐसे देखा जैसे अभी बरसात हो जाएगी। पवी रंजन ने कहा, मिश्रा बाबा क्या बात है, क्या लेंगे बताइए। मनोज अंदर घुसा और कमरे का ऐसा आध्यात्मिक माहौल देखा तो देखता ही रह गया। भक्तों ने जैसे ही मनोज साल्वे और मिश्रा जी को साथ देखा वे उठ खड़े हुए और कमरे से चले गए। अब कमरे में 2 बिस्तर थे, एक पर कुर्सी थी और बाबा पविरंजन थे। दूसरा बिस्तर खाली था, जिसके पड़ोस में मनोज साल्वे ने सामान रखकर पर्दा खोल दिया। मनोज ने घूमकर पवी रंजन की तरफ हाथ बढ़ाया। बाबा पवी रंजन ने उस पीने वाली चीज को मनोज साल्वे की तरफ बढ़ाया। मनोज ने हाथ बढ़ाए रखा। बाबा पवी रंजन ने हाथ बढ़ाए रखा। मिश्रा जी ने कहा, बाबा यह मनोज जी हैं, आपके नए रूममेट। बाबा पवी रंजन अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने माल को दूसरे हाथ में लिया और अपने बदन पर तौलिया सही करते हुए कहा, मैं पवी रंजन, सब लोग मुझे बाबा कहते हैं। बाबा, मनोज ने बाबा सुनते ही कहा। मनोज, पवी रंजन ने कुर्सी से उतरकर और बिस्तर में कुर्सी उतारते हुए कहा, ठीक है बाबा। मनोज ने फिर से एक बार दोहराया, मनोज जस्ट मनोज। पवी रंजन ने नाइस टू मीट यू बाबा कहा और उसी बिस्तर पर तकिए से अपनी आंखें ढककर सो गया। मनोज ने मिश्रा जी को घूरा। मिश्रा जी ने नजरें बचाई। मनोज सालों बाद अपने कमरे में वापस आया था। सालों बाद किसी जगह दोबारा लौटने से जगह नई हो जाती है, यादें ताजा और समय थोड़ा सा और बूढ़ा। खिड़की से बाहर मनोज ने अपने बीते हुए कल को देखा। हम खिड़की से बाहर वो नहीं देखते जो होता है, बल्कि वो देखते हैं जो हमारे अंदर होता है। खिड़कियाँ दिखती बाहर है पर होती अंदर। आसमान दिखता ऊपर है, उसकी जड़ नीचे होती है। दुख होता भीतर है, लेकिन उसकी वजह बाहर होती है। हर चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। मनोज भी शायद केवल डिग्री पूरी करने नहीं आया था, उसके आने की कोई और वजह भी थी। गजेंद्र नोएडा के एक कैफे में पहुंचा। वहां पर भाभी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। क्या लेंगी आप? कुछ नहीं, गजेंद्र उठकर गया और दोनों के लिए उसने एक कोल्ड कॉफी आदेश कर दी। कैफे में शोर था, लेकिन गजेंद्र और भाभी उस शोर में कुछ जोड़ नहीं रहे थे। उस दिन रहने दो अनुभा। गजेंद्र ने भाभी यानी अनुभा की बात को काटा। वही बता रही हूँ, आपके जाने के बाद गुनगुन को पकड़कर बहुत देर तक रोते रहे। समझ नहीं आता क्या हो गया है इनको, चिंता होती है। गजेंद्र कुछ बोला नहीं। वह अपनी कार की चाबी को उंगली पर घुमा रहा था, जैसे कि यह करने से सब कुछ सही हो जाएगा। कैफे के काउंटर से लड़की चिल्लाई, ऑर्डर। गुनगुन कॉफी बनकर तैयार थी। गजेंद्र जब भी कैफे में आता तो गुनगुन के नाम से ही ऑर्डर करता। गजेंद्र उठा और कॉफी लेकर आया। अनु ने अपने मोबाइल में समय देखा। स्कूल की छुट्टी में भी आधा घंटा था। 1 साल के लिए जा रहे हैं। हाँ, गुनगुन की बहुत याद आएगी। आप उसको हॉस्टल में डालना चाहती हैं? नहीं, कम से कम उसके बहाने मेरे पास इतना कुछ है। वो नहीं होगी तो पागल हो जाऊंगी। तुम दोबारा जॉब क्यों नहीं शुरू करती? थोड़ी और बड़ी हो जाए फिर करूंगी। घर के माहौल से निकालो खुद को और उसको भी बाहर। ऐसे माहौल में वो बड़ी होगी तो उस पर बुरा असर होगा। घर अच्छा हो या खराब, होता तो घर ही है। घर से भागकर चले जाने पर घर छूट थोड़ी जाता है। अनुभा को कॉफी का पहला घूंट कड़वा लगा। मैं भैया से बात करूं? गजेंद्र बीच में ही रुक गया। कोई फायदा नहीं। उनके मन में बात बैठ गई है कि गुनगुन आपकी बेटी है। सरकार की बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाने का प्लान चुटकियों में बना लेने वाले गजेंद्र के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। गुनगुन के स्कूल का समय हो चुका था। अनुभा ने कॉफी अधूरी छोड़ दी थी। गजेंद्र ने अनुभा की बची हुई कॉफी एक बार में गटक ली। गजेंद्र ने चलते हुए
हुए अपनी एक एटीएम कार्ड जबरदस्ती अनुभा के बैग में डाल दिया। मीता और मनोज कूड़े की सड़क पर थे। मीता बार बार हंस रही थी और मनोज सीरियस था। तुम चाहे जो भी सोचो, यह तुम्हारा रूममेट बाबा पिछले 2 साल से कॉलेज का टॉपर है, बहुत ज्यादा शार्प है। इनफैक्ट तुम्हारे सेकंड ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन के नंबर का इतना पुराना रिकॉर्ड तुम्हारे पवी बाबा ने ही तोड़ा है। तो मुझे लगा 2 टैलेंटेड लोग एक साथ रहेंगे तो और भी रिकॉर्ड टूटेंगे। मीता हल्के से मुस्कुराई। मनोज को हंसी नहीं आ रही थी। कोई सिंगल रूम नहीं है। मीता ने मनोज की शक्ल देखी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। थाना सिंगल रूम था, लेकिन तुम्हें हॉस्टल में रहना था। मैंने सोचा अब तुम्हें दोबारा कॉलेज का मौका मिल रहा है तो तुम्हारे एडवेंचर में कोई कमी ना आनी चाहिए। मनोज के मोबाइल में गजेंद्र का मैसेज आया। बोर्डिंसा से मिले? मीता ने पूछा। अभी नहीं, गजेंद्र के आने में अभी समय था। मनोज को एक फोन आया। वह मीता से हटकर खड़ा हुआ। उसने फोन सुना और मीता के पास आकर बोला, मैं 5 मिनट में आया। मनोज एयरपोर्ट के कैफे में था और सामने सूट बूट में करीब 40 साल का आदमी एसके था। उसने एक फाइल मनोज के हाथों में दी। मनोज ने पूछा, क्या अपडेट है? सर, इस फाइल में हमने कम से कम 10 लोगों को जीरो डाउन किया है जिन्होंने आपकी डिग्री वाली बात को लीक किया है। मोस्टली वह लोग हैं जिनको आपने कभी ना कभी नुकसान पहुंचाया है। मनोज ने इस फाइल को खोलकर देखा। उसमें से 1-2 बिजनेसमैन थे जिन्होंने मनोज पर अपना केस लेने का प्रेशर बनाया था, लेकिन मनोज ने केस नहीं लिया था। 2-3 पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। कुछ एक वकील भी थे जिनको मनोज ने कभी ना कभी बुरी तरह हराया था। गुड वर्क, लेकिन मुझे तो एक नाम चाहिए। मनोज की आंखों में गुस्सा था। हमारी टीम इस पर लगी हुई है सर। जल्द ही हम लोग टारगेट तक पहुंच जाएंगे। मनोज के फोन पर गजेंद्र का फोन आ रहा था। मनोज ने चलने से पहले फाइल वापस कर दी और कहा, कीप मी पोस्टेड। गजेंद्र और मीता कार के बाहर खड़े ही थे। मनोज ने जाते ही गजेंद्र को गले लगा लिया। गजेंद्र और मनोज दोनों एक साथ चिल्लाए, पार्टनर। गले लगे हुए मनोज ने पूछा, यह सही में हो रहा है? जवाब गजेंद्र ने नहीं, मीता ने दिया। हाँ, कॉलेज के इतने साल बाद भी मनोज और गजेंद्र की दोस्ती में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। यह देखकर मीता बहुत खुश थी। लौटते समय कार में आगे गजेंद्र बैठा। गुनगुन कैसी है? मनोज ने पूछा। अच्छी है। गुड। सासा से मिले? जवाब मनोज को देना चाहिए था, लेकिन मीता ने दिया। अभी कहाँ? अभी तो जनाब हॉस्टल में सेट हो रहे हैं। हॉस्टल? गजेंद्र ने हैरानी से पूछा। मीता की नजर कार के शीशे से मनोज से मिली। वैसे गजेंद्र भी मेरे वाले हॉस्टल में रहेगा ना? मनोज ने नजरें बिना हटाए पूछा। नहीं, गजेंद्र गेस्ट हाउस में रहेगा क्योंकि वो ऑफिसर है और एज पर रूल गवर्नमेंट ऑफिसर को वीआईपी गेस्ट हाउस में रहना होता है। मीता ने अपने चेहरे पर शरारत लाते हुए कहा। गाड़ी रोको। मुझे नहीं करनी पूरी डिग्री। मैं इस घटिया रूल के अगेंस्ट केस करूंगा, मनोज ने खींचते हुए कहा। केस तो तब करोगे ना जब डिग्री होगी। मीता यह कहते हुए बहुत जोर से हंसी और गजेंद्र भी उसके साथ हंसने लगा। अरे यार, कहाँ फंसा लिया है मैंने अपने आप को। मनोज के पास सिवाय खींचने के कोई और ऑप्शन नहीं था। मीता ने कार रोकी। यह वो जगह थी जहाँ ये तीनों कॉलेज के समय साथ में कॉफी पीने आते थे। तीनों बैचमेट उतरे। तीनों ने पैसे देने के लिए लड़ाई की। लोग 3 थे और कॉफी 6 ऑर्डर की गई, एक उस दिन के लिए और एक बीते समय के लिए। कॉलेज में इन तीनों की तूती बोलती थी। अपने ग्रुप का नाम इन्होंने एमजीएम रखा हुआ था। मीता, गजेंद्र, मनोज। कॉलेज के बड़े से बड़े सुरमा इनसे कभी पंगा नहीं लेते थे। मीता को हर महीने किसी ना किसी से नया प्यार होता। मनोज को पढ़ाई से कभी फुर्सत नहीं थी। उसको बर्दाश्त नहीं था कि उससे ज्यादा कभी कोई जानता हो। और गजेंद्र अपनी ही दुनिया में रहता। उसको कोई लड़की चिट्ठी लिखती, मनोज और मीता उस चिट्ठी को मजे लेकर पढ़ते और जवाब लिखवाते। उन चिट्ठियों में कभी लड़की का नाम नहीं होता, केवल शुरुआत का एक अक्षर होता। चिट्ठी डियर ए से शुरू होती। हालांकि इतनी अच्छी दोस्ती के बाद भी गजेंद्र ने कभी उस लड़की का पूरा नाम इन दोनों को नहीं बताया।
मीता को तो यह भी शक था कि वह खुद को ही चिट्ठी लिखता है और खुद ही जवाब भेजता है। प्यार कई बार एक जगह एक व्यक्ति पर आकर ठहर जाता है। गजेंद्र का प्यार ठहर गया था, दोबारा ना हुआ ना किया। इसलिए उसकी एक ही शादी होने के बाद गजेंद्र ने तय कर लिया था कि वह कभी शादी नहीं करेगा। यूं तो इस बात को बेवकूफी ही कहा जाएगा, या कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि यार यह आदमी तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। प्रैक्टिकल लोग शायद जो करते हैं वो प्यार होता ही नहीं। बिना थोड़ी सी बेवकूफी और पागलपन के प्यार थोड़ी होता है। प्रैक्टिकल लोग धंधा करते हैं, प्यार नहीं सर जी। गजेंद्र ने ऐसा कभी नहीं कहा। कॉलेज के पास में सिगरेट चाय बेचने वाला आदमी ऐसा बहुत कुछ कहता रहता था, हमें देखो प्यार के चक्कर में साला पुणे आ गए, जिसके लिए घर छोड़ा वो साली हमें छोड़कर चले गए। पर प्यार बहुत है सर जी, अब भी लौट आए ना तो उसके लिए सब कुछ छोड़ देंगे। चाय वाले की प्यार की कहानी सबने कई बार सुन रखी थी, इसलिए उस समय के बहुत से लड़के प्यार में प्रैक्टिकल हो गए थे। मीता प्यार में कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल थी। उसको लगातार प्यार होता रहा और कॉलेज के बाद लॉ शुरू करने के दौरान फाइनली उसे भी वह आदमी मिला जिससे उसकी तलाश पूरी हुई। पूरी जिंदगी उसी एक व्यक्ति तक पहुंचने की यात्रा है। बची हुई जिंदगी उसी व्यक्ति से बिछोड़कर दोबारा वैसा ही व्यक्ति तक पहुंचने की यात्रा। जगह तय नहीं होती, शहर नहीं आते। उस एक व्यक्ति तक पहुंचने वाला कोई मील का पत्थर भी कहीं नहीं मिलता। जीवन में जीवन की तलाश अनंत है और हर अगला कदम इकलौता सच। कई बार वह व्यक्ति आसपास से यूं निकल जाता है जैसे अनजान भीड़ हो। तय बस इतना है कि वह व्यक्ति पास आकर जाता जरूर है, आप उस पर पहुंचते जरूर हैं। दो लोग एक अदृश्य तार से जुड़े होते हैं। यह अदृश्य तार ईश्वर जैसा कुछ है जो कभी बोलकर जवाब तो नहीं देता, लेकिन कई बार बीच के सवाल गिरा जरूर देता है। मीता की यात्रा तो पूरी हुई लेकिन लंबी नहीं चली। मीता ने इतना डूबकर प्यार कर लिया था कि उसके बाद कभी प्यार हुआ नहीं। वो चाय वाला प्यार को लेकर जैसी सस्ती अनप्रैक्टिकल बातें करता था, असल में ठीक वैसा ही मीता को प्यार चाहिए था। दुनिया में प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देने वाले लोग कम होते जा रहे थे। देश की जीडीपी बढ़ती जा रही थी, शेयर मार्केट गिर कर बढ़ता जा रहा था, दिल वाले इमोजी बढ़ते जा रहे थे। दुनिया में प्रैक्टिकल होते लोगों का परसेंटेज बढ़ता जा रहा था। खुशी की दवाई देने वाले डॉक्टरों के पास महीनों वेटिंग थी। सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही थी, दूरियां कम हो रही थी और मन सुनसान था। दुनिया बदलकर रोज नई हो रही थी, लोग पुराने हो रहे थे, पुराने सामानों में खुशबू ढूंढ रहे थे। सबका कुछ ना कुछ कहीं खो गया था। मनोज इन सब में सबसे प्रैक्टिकल, सबसे तेज था। कॉलेज के समय से ही सबको पता था कि मनोज कुछ कर गुजरेगा और उसने किया भी। पूरी दुनिया जीत कर आया हुआ आदमी अपने घर पर हार जाता है और मनोज के साथ यही हुआ। मनोज हर सुंदर जगह घर खरीदते भूल ही गया था कि घर खरीदने से घर नहीं बनता है। एक कॉफी के बाद तीनों अपनी अपनी दुनिया में थे। वो होता है ना कि हम बोलते कुछ हैं और हमारे मन में कुछ और बात चल रही होती है। क्या पार्टनर कॉलेज आकर गलती तो नहीं हो गई? गजेंद्र ने मजाकी अंदाज से पूछा। वह कहना चाहता था, यार एक साथ पहले जैसे कितना अच्छा लग रहा है। मनोज ने कहा, अब अगले 1 साल तो मीता के भरोसे हैं, आगे पता चलेगा कि कैसा रहा। लेकिन मनोज कहना चाहता था, यार कितने दिनों बाद इतनी फुर्सत मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। मीता ने अपनी पहली कोल्ड कॉफी का आखिरी घूंट पिया और बोली, मैं पहले ही बता रही हूँ, कॉलेज के अंदर मैं प्रिंसिपल हूँ, तुम लोगों की दोस्त नहीं। मीता कहना चाहती थी, यार तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ। तीनों ने वो कहा जो वह कहना नहीं चाहते थे। तीनों ने वो सुना जो वह कहना चाहते थे। दोस्तियां समय के साथ खामोश होती चली जाती हैं। बातें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो शब्द उनको समेट नहीं पाते।
एकदम से मनोज को पता नहीं क्या ध्यान आया। उसने मीता की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी यार। मीता ने मनोज को देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या हो गया बे तुझे? बे और तुझे? मनोज ने यह शब्द अपने लिए सालों बाद सुने थे। सुनकर उसको अच्छा लगा। जब से वह पुणे आया था तब से पहली बार उसको ऐसा लगा कि वह अपनी पुरानी दोस्त से मिल रहा है। इससे पहले कि मनोज कुछ बोलता, गजेंद्र ने कहा, पार्टनर क्या हो गया बे तुझे? यह सुनकर तीनों हंसे। मीता ने मनोज के माथे पर सिर रखकर चेक किया। मनोज सालबे और सॉरी। क्या हुआ बे? मनोज थोड़ा सीरियस हो गया। यार इतने साल से तेरे टच में नहीं रहा हूं। तू कैसी है? कभी पूछ ही नहीं पाया। इतना कुछ हो गया। कम से कम एक बार मिल तो सकता ही था। मनोज कभी इतना सीरियस नहीं होता था। तो एकदम गजेंद्र और मीता चौंके। मीता ने उसको गले लगा लिया और शरारती अंदाज से बोली, अब यह ड्रामा बंद कर। गलती तो की है तूने, लेकिन ठीक है, जा, माफ किया। नहीं यार सही में। मीता ने मनोज को आगे कुछ बोलने नहीं दिया। तीनों दोस्त कुछ देर ट्रांस में रहे। एक समय जो बीत रहा था और एक समय जो आने वाला था, दोनों समय मिलाकर एक हो रहे थे। मीता ने उठते हुए कहा, तो कल से कॉलेज शुरू और मनोज कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कॉलेज प्रोफेसर को परेशान नहीं करना। सब बेचारे टेंशन में हैं कि तुम कल से क्लास आओगे। हॉस्टल में सुबह की सरगर्मी थी। गैलरी का शोर बढ़ गया था। सासा की रूममेट अनुषा हमेशा की तरह जल्दी तैयार हो चुकी थी। अनुषा अपनी फैमिली में पहली लड़की थी जो वकालत पढ़ रही थी। अनुषा लाइफ में किसी मिशन पर नहीं थी कि किसी एक जगह से उसे लॉयर बनना है। उसे बाकी की सारी पढ़ाइयाँ बहुत बोरिंग लगती थीं, तो बस 12th के बाद लॉ की तैयारी की, सिलेक्शन हुआ और आ गई। सिलेक्शन उसका लगभग सभी कॉलेजों में हुआ था, लेकिन पुणे घर के सबसे ज्यादा दूर था, इसलिए यहाँ चली आई। अनुषा मनोज को अपना आइडियल मानती थी। हालांकि यह बात उसने कभी सासा को जाहिर नहीं होने दी थी। वह आज कॉलेज जाने को लेकर बहुत एक्साइटेड थी कि उसके आइडियल आज उसके साथ क्लास में होंगे। अनुषा आज पहले से जल्दी उठकर रेडी हो रही थी। सासा अपने बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रही थी कि उसने कॉलेज में रुककर सही किया भी या नहीं। रूममेट्स की अक्सर आपस में बहुत कम बात होती है। जिसके साथ दिन रात साथ हो उसके साथ बातें खत्म हो जाती है। अनुषा और सासा दोनों के अपने अपने अलग ग्रुप थे। दोनों एक दूसरे के साथ कभी रहती थी तो कभी एकदम अजनबी की तरह मिलती थी। चलेगी नहीं? अनुषा ने मोबाइल में अपने चेहरे को देखते हुए पूछा। सासा अब भी कमरे में चलते पंखे को देख रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनुषा को भी आगे पूछना सही नहीं लगा। सासा की नजर अचानक अनुषा पर गई। वह रोज से ज्यादा देर तक अपने बालों को सही कर रही थी, अपने चेहरे को बार बार देख रही थी। सासा को वजह समझ आई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अनुषा ने अपना बेस्ट परफ्यूम लगाया। क्लास में मिलते हैं, अनुषा ने कहा और कमरे से निकल गई। अनुषा को सासा का जवाब ना देना कुछ अजीब नहीं लगा। सासा को अनुषा के अंदर नॉर्मल से ज्यादा एक्साइटमेंट अजीब लगा। उसने अपनी माँ को फोन मिलाया। जीवन में जब सारे डर सच हो जाते हैं, तब डर का सामना करने के अलावा कोई और उपाय नहीं होता। डर को एक एक करके दूर करने के लिए पहला कदम बढ़ाना होता है। प्रिया को पानी से डर लगता था। पहले जब भी वह गोवा आती थी, वो कभी बोटिंग नहीं करती थी। घर में स्विमिंग पूल होने के बाद भी उसने पानी में कभी कदम नहीं रखा। वह समंदर के किनारे 2-3 लोगों के पास खड़ी थी। मन में डर ना भी रहे, लेकिन उसकी यादें बनी रहती हैं। उसने फैसला लिया था कि वह अंडर वाटर स्पोर्ट्स की कोच बनेगी।
प्रिया को ऐसी चीज चाहिए थी जो करने में उसे डर लगे, घबराहट हो, ताकि उसका पूरा ध्यान उस चीज पर जाए। पिछले 3 दिन से वह अपने कोच के पास बाकी लोगों के साथ आती और लाख कोशिश के बाद भी पानी में जाने से डर रही थी। वह समंदर को देख रही थी और उसका कोच डेविड उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। आज क्या मूड है प्रिया? डेविड ने उसको वो ताने नहीं मारे थे जो अक्सर लोग मारते हैं। अरे इसमें क्या है, कुछ नहीं होगा। अरे हम हैं ना। डेविड ने पहले ही दिन प्रिया को बताया था कि समंदर से लड़ना नहीं होता, दोस्ती करनी होती है। डर से लड़कर नहीं जीत सकते, उससे दोस्ती करनी चाहिए। समंदर के साथ समय बिताना और दोस्ती करना शुरू करना चाहिए। प्रिया का फोन दूर कहीं बज रहा था। समंदर की आवाज में फोन की आवाज दब गई थी। दोस्तों, आगे क्या प्रिया अपने पानी के डर पर जीत हासिल कर पाएगी? क्या मनोज अपनी अधूरी डिग्री के साथ साथ उन दुश्मनों का पता लगा पाएगा जिन्होंने उसकी बात लीक की है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री श्याम।